जी ओम, सदन को नमन। हमारी वो कक्षा बहुत अच्छी रही। आदरणीय द्वितीय सत्र के लिए मैं आदरणीय चौहान साहब को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपनी बात कहें। जी ओम। जी ओम, नमस्कार। जी नमस्कार जी मेरी ओम। आवाज आ रही है दादू? जी आ रही है। ठीक है। स्क्रीन पर दिख रहा है कुछ मोबाइल के? जी स्लाइड शेयर हो रही है? दिख रहा है स्लाइड दिख रही। जी जी। तो जैसा हम लोगों ने जैसा बहुत बार इस स्लाइड को हमने देखा है, और इस स्लाइड के माध्यम से मिट्टी में जितने भी सब जीव है, यानी जितना भी लिविंग सिस्टम है, फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होवे, उन सूक्ष्म जीवों से बड़े वाले जीव होवे, या पंछी होवे, या पशु होवे, इन सभी जीवों का अपना अपना एक भोजन होता है। और वह भोजन अगर उन्हें अच्छी तरह से मिलता है, तो मिट्टी में जितने भी तत्व, जितने भी उपलब्ध है, उन तत्वों को उपलब्ध कराने की ये, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इन सब जीवों में से मुख्यतः जीवों का जो महत्व है, वह महत्व बड़े पैमाने पे दिखाया गया है। उसका एक बेसिक रीजन यह है कि सूक्ष्म जीवों को दिया गया है। आज उसी सर, आवाज कट रही विषय में थोड़ी। हम लोग आज यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और मिट्टी में कौन सा जीव होता है? वही मिट्टी वाला जो सूक्ष्म जीव है, वही जीव मिट्टी में से पौधे में कौन सा जाता है, और उसी पौधे को जब हम लोग खाते हैं, तो हमारे शरीर में कौन सा जीव जाता है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यानी मुख्यतः यह चीज कहना है कि मिट्टी में से पौधे में, और पौधे में से हमारे पेट में ऐसे कौन से सूक्ष्म जीव है, वे जाते हैं। और विशेष करके मिट्टी में भी वह अच्छा काम करते हैं, पौधे में भी वह अच्छा काम करते हैं, और हमारे पेट में जाने के बाद में भी वे अच्छा काम करते हैं। और इन्हीं सब सूक्ष्म जीवों के बारे में आज मुख्यतः हम लोग चर्चा लेंगे। और पिछले 15 सालों से जो नवधा नाटक की स्लरी हम लोग उपयोग में ला रहे, उसका या उसके पीछे का जो साइंस है, वह साइंस भी हम लोग किस तरह से उपयुक्त है,
इन सब विषयों में आज यहाँ पर मैं चर्चा लेने वाला हूँ। जैसा स्लाइड चेंज हुई है दादू, हेलो दादू, स्लाइड चेंज हुई है? हो रही हाँ है। जी हाँ वही डॉक्टर साहब। ठीक है। तो नवधान आटा की जो स्लरी का महत्व, जैसा 15 सालों से हम लोगों ने महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट 27 से 28 जिलों में 15,000 एकड़ के ऊपर इसका प्रयोग किया है, और हम लोग इसी नवधान आटा की स्लरी को पिछले 15 सालों से यूज कर रहे हैं। और पिछले 5 सालों में जब से फार्म लेबोरेटरी का यह जो कंसेप्ट शुरू करके कम से कम 15,000 एकड़ के ऊपर इसका ट्रायल पिछला 2 से 3 सालों में हुआ है। और उसी तरह नर्मदापुरम या अन्य जगह से जितने भी किसान आए, जैसा जनवरी में आप सभी लोगों में से 25 से 30 लोग जो आए थे, उन लोगों ने भी नवधान आटा के स्लरी का उपयोग किया। इस नवधान आटा के स्लरी का महत्व क्या है? जैसा हम लोग कहते हैं कि हमारे शरीर में डाइजेशन अच्छा होवे या हमारा पेट अच्छा रहे, उस लिए हम लोग छाछ या दही का सेवन करते हैं, और उस छाछ या दही के माध्यम से हमें प्रोबायोटिक्स यानी उस दही में का लैक्टोबैसिलस हमें मिलता है। और उसी तत्व पर, उसी गाइडलाइंस पर सॉइल का प्रोबायोटिक्स हमने बनाना शुरू किया। और सॉइल का प्रोबायोटिक्स अगर बनाना है, यानी विशेषतः मिट्टी में उपलब्ध जितने भी उन सब जीवों का प्रोबायोटिक्स अगर बनाते हैं, तो वे सारे जीव से काम करके पौधे को या उसकी जड़ को अलग अलग तत्व उपलब्ध करने में मदद करते हैं। आवाज कट रही और डॉक्टर साहब थोड़ी आपकी। 15 सालों से एक्चुअली यहाँ मैं एरंडा में आज प्रशिक्षण है, यहाँ मोटा रेंज का इशू होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं आ रही आवाज। बहुत कट के आ रही डॉक्टर साहब, बहुत कट के आ रही आवाज आपकी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तो मुझे रेंज फुल दिखा रहा है, लेकिन हाँ अन्य अब लोगों ठीक आ को रही, भी अब ठीक आ रही डॉक्टर साहब। ठीक है, ठीक है। तो एक मिनट चालू रखिए। अब आ रही है ठीक से? जी हाँ डॉक्टर साहब अब ठीक आ रही है। ठीक है, चलिए। तो हमें सॉइल में उपलब्ध सारे जीवों का एक प्रोबायोटिक्स इस नवधान आटा के स्लरी के माध्यम से मिलता है। लेकिन इसके पीछे क्या साइंस है, वह साइंस भी हम ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। और लकीली पिछले 15 दिनों से कुछ साइंटिफिक रेफरेंसेस मिले हैं कि कौन से जो जीव है, विशेषतः कौन से सूक्ष्म जीव है जो मिट्टी में पाए जाते हैं, वही सूक्ष्म जीव मिट्टी के माध्यम से पौधे में जाता है, और वही जीव पौधा, यानी मान लो कि हम लोग प्याज खाते हैं, टमाटर खाते हैं, और
सैलेड के माध्यम से हम लोग पैच, ककड़ी, ये सारी चीजें खाते हैं। तो वही चीज हमारे शरीर में जो मिट्टी में सूक्ष्म जीव है, जो पौधे में है, उसी को हमारे शरीर तक पहुंचाता है। तो ऐसे कौन से सूक्ष्म जीव हैं जो इन सारे प्रोबायोटिक्स के माध्यम से हमारे शरीर तक पहुंचते हैं? मैं कुछ स्लाइड्स आगे जाकर फिर से पीछे आऊंगा। तो यहाँ पर यह एक रिसर्च पब्लिकेशन अभी पिछले 15 दिनों से मैं अलग अलग तरह का जो संशोधन दुनिया भर में हुआ है उसके बारे में यह जानकारियां मिली है। जैसा मिट्टी है, पौधा है और मनुष्य का शरीर है, उसमें बहुत अलग अलग तरह के सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। लेकिन ये तीनों जो सिस्टम है, मिट्टी, पौधा और मनुष्य, इनमें मुख्यतः बैसिलस सबटिलिस, लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोमाइसिस, ये 3 जीवाणु, बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब यहां आप एक चीज देख सकते हो कि लैक्टोबैसिलस जो हम दही या छाछ के माध्यम से हमारे शरीर में जाता है और लाखों सालों से दही और छाछ का महत्व हमारे शरीर के लिए बताया गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि वही दही एवं छाछ अगर हम लोग खेती में अलग अलग तरह के फंगिसाइड एवं अलग अलग तरह का जो कीड़ा आता है, इंसेक्ट का अटैक होता है, उन सभी का कंट्रोल करने के लिए बहुत उपयुक्त है। और लैक्टोबैसिलस या छाछ या दही पर ज्यादा फोकस करने का एक बेसिक रीजन यह भी है कि इन चीजों का मनुष्यों को एवं किसी भी जीव को कभी भी कोई भी हानि नहीं पहुंचती। तो मेरा ये मानना है कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा छाछ का हमारे खेती में उपयोग करें, उसके माध्यम से, और विशेषतः छाछ की नवधान आटा वाली स्लरी। अब यहाँ पर जो 3 सूक्ष्मजीव जिनका महत्व दिखाया गया है, जिसे हम बैसिलस सबटिलिस, इसमें बैसिलस सबटिलिस मिट्टी में जो रहता है, उसका जो मुख्य कार्य है वह कार्य पौधे की बढ़ोतरी करना है, रूट सिस्टम डेवलप करना है, उसकी पत्तियां उसे डेवलप करना है एवं फलों में उसका प्रोडक्शन या यील्ड बढ़ाने का काम करना है। लेकिन एक चीज जो है कि बैसिलस सबटिलिस सिर्फ मिट्टी या पौधे के लिए ही काम नहीं करता, या हमारा इसका एक महत्व यहाँ पर अगर आप देखते हो, थोड़ा मोबाइल में दिखेगा नहीं पता नहीं, पर यही रिसर्च पब्लिकेशन में आपको शेयर करता हूं। यही बैसिलस सबटिलिस एंटी कैंसर, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन प्रोडक्शन के लिए मनुष्यों के पेट में जाकर काम करता है। और मेरा ये मानना है कि
सूक्ष्म जीवों का इसलिए बहुत बड़ा महत्व दिखाया गया है। सर 1 मिनट है सर, मैं एक 30 सेकंड का एक ब्रेक लेता हूँ, कुछ महत्व का एक फोन है। तो यह जो बैसिलस सबटिलिस है वह मिट्टी और पौधे के लिए जैसा अच्छी तरह से काम करता है, उसी तरह मनुष्यों में जो कैंसर होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है या विटामिन जैसी चीजों का भी प्रोडक्शन करने में मदद करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसी बैसिलस सबटिलिस के साथ लैक्टोबैसिलस जो दही में या छाछ में पाया जाता है, वह जीव भी मिट्टी में जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड हम लोग डालते हैं, उन विशेष करके उन पेस्टिसाइड का डिग्रेडेशन करने का काम करता है। यानी देखिए कि एक जीव है जो पौधे की बढ़ोतरी करता है, जैसा मान लो बैसिलस सबटिलिस है, लेकिन लैक्टोबैसिलस मिट्टी में क्या काम करता है, तो मिट्टी में हम लोगों ने जो केमिकल पेस्टिसाइड एवं फर्टिलाइजर डाले हैं उसका डिग्रेडेशन करता है। लेकिन वही लैक्टोबैसिलस जब पौधे में जाता है तो पौधों की जड़ों के माध्यम से पौधे की ग्रोथ करता है एवं जड़ों में, जैसा अभी चने की फसल होगी, उस चने की फसल में विल्टिंग का प्रॉब्लम आता है, चने की फसल या पौधा मरने लगता है, तो रूट सिस्टम में इन्फेक्शन होने की वजह से वह मरता है। तो रूट सिस्टम को अच्छे से डेवलप करने के लिए इस लैक्टोबैसिलस का उपयोग दिखाया गया है एवं यही लैक्टोबैसिलस यानी जो छाछ वाला जो जीवाणु है वह हमारे पेट के लिए भी उपयुक्त है। और जैसा ये दो सूक्ष्म जीवों का जो मैंने कहा है, बैसिलस सबटिलिस या लैक्टोबैसिलस, तीसरा एक जो सूक्ष्म जीव है वह है स्ट्रेप्टोमाइसिस। जैसा आप सभी लोगों ने स्ट्रेप्टोमाइसिन या एक्टिनोमाइसेट ये नाम सुने होंगे। अलग अलग तरह के एंटीबायोटिक बनाने के लिए इन एक्टिनोमाइसेट्स का या स्ट्रेप्टोमाइसिस का उपयोग दिखाया गया है। लेकिन यही जो तीसरा जीव है स्ट्रेप्टोमाइसिस, वही सूक्ष्म जीव मिट्टी में भी पाया जाता है और विशेष करके जो जैसा हम लोग देखते हैं कि बारिश जब होती है, यानी पहली बारिश जब होती है, तो मिट्टी में से एक खुशबू आती है। मिट्टी का अपना एक खुशबू होता है। तो मुख्यतः जो मिट्टी का जो खुशबू आता है वह खुशबू इस स्ट्रेप्टोमाइसिस या लैक्टोमाइसिस की वजह से आता है। स्पेसिफिकली एक्टिनोमाइसेट्स या स्ट्रेप्टोमाइसिस
वह जो खुशबू होती है, उस खुशबू के माध्यम से अलग अलग तत्व हमारे शरीर में भी जाते हैं, अन्य जीवों के शरीर में भी जाते हैं। और यही स्ट्रेप्टोमाइसिस पौधे में प्लांट ग्रोथ एवं जितने भी अलग अलग तरह के कीड़े या बीमारी फैलाने वाले जीव होते हैं उनका कंट्रोल करता है। और इन्हीं सभी स्ट्रेप्टोमाइसिस का प्रोबायोटिक्स करके उपयोग भी यहाँ दिखाया है। लेकिन जैसा लैक्टोबैसिलस जो दही या छाछ में होता है, हम हमारे कई सालों से इसका उपयोग कर रहे हैं। हमारी बहुत सी पीढ़ियां हजारों लाखों सालों से इन दही एवं छाछ का उपयोग करते आ रही है और उसका किसी भी तरह का गलत असर किसी भी जीवों के ऊपर नहीं होता है। यह प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और मेरा ये मानना है कि जिस तरह से दही छाछ वाला जीवाणु हमारा पेट ठीक रखता है, उसी तरह के जीवाणु हमें अपने नवधान आटा के स्लरी के माध्यम से मिट्टी में उपलब्ध जितने भी जीव है, जो मैंने यहाँ पर इस स्लाइड में हम लोग देख सकते हैं कि जितने भी सारे जीव है, उन सारे जीवों को उनका अपना प्रोबायोटिक्स मिल जाता है। और एक चीज हम लोगों ने हमेशा देखी है कि मान लो हमारे घर में शक्कर के 2-4 दाने भी अगर जमीन पर गिर जाए, फर्श पर गिर जाए, तो उस शक्कर के दाने के पास चींटियां आती है और उस शक्कर में से एक विशिष्ट तरह का खुशबू निकल के वो चींटी को अट्रैक्ट करता है। उसी तरह नवधान आटे का स्लरी, उसका जब पानी बनता है और उस पानी की बूंद जब जड़ों के पास में गिरती है, तो जड़ों के पास में उपलब्ध जितने भी जीव हैं, वे अपना अपना भोजन उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। और नवधान आटा की स्लरी करने के पीछे का रीजन भी यही है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें गेहूं का आटा अच्छा लगता है, कुछ जीव ऐसे हैं जिन्हें चावल का आटा, जैसा मेटाराइजियम अगर आपके मिट्टी में उपलब्ध है तो उसे चावल का आटा अच्छा लगता है। ट्राइकोडर्मा अगर उपलब्ध है तो उसे बाजरे का आटा अच्छा लगता है। ऐसे रिसर्च पब्लिकेशंस अवेलेबल है और इन सभी का एक मिश्रण करके नवधान आटा की स्लरी हम लोगों ने उपयोग में लाई और आज उसके बहुत अच्छे परिणाम हमने देखे। और नर्मदापुरम में फिर दादू होवे, शरद भैया होवे, मीना जी होवे या और भी जितने सब गणमान्य व्यक्ति है, उन लोगों ने इसका उपयोग किया, गौर साहब होवे। और जैसा रिजल्ट हम लोगों को महाराष्ट्र में मिला, उसी तरीके परिणाम हमें मध्य प्रदेश एवं अलग अलग राज्यों में इसके उपयोग दिखाई दिए। तो आप सभी से एक विनती होगी कि यह नवधान आटे की स्लरी आने वाले गेहूं के या चने की फसल या अपने अपने राज्य में जो भी फसलें हैं, उन फसलों में इस नवधान आटे की स्लरी और विशेष रूप से छाछ की स्लरी जितनी ज्यादा पैमाने पे यूज की जाए, उसका उतना उपयोग हमें देखने को मिलेगा। और जैसा मैं ये कह रहा हूं कि पिछले 15 सालों से हम लोग ये स्लरी यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका साइंटिफिक सिग्निफिकेंस क्या है
उसके कुछ पब्लिकेशंस नहीं मिल पाए थे, लेकिन वही रिसर्च पब्लिकेशंस अभी पिछले मान लो ऐसा एक 15 दिनों से यह उपलब्ध हुए हैं, और उसमें से यह चीज कंफर्म हुआ है कि दही एवं छाछ भी हम अच्छी तरह से नवधान आटा के स्लरी के माध्यम से उपयोग करेंगे तो बहुत सी बीमारियां एवं जो इंसेक्ट का अटैक है वह कंट्रोल होने में मदद मिल जाती है। और अब हम लोग, जैसा मैंने इससे पहले भी कहा, कि हम लोग अभी नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो पूना में है उसके माध्यम से हर जो अनाज का आटा है या दाल का आटा है, उस अनाज और दाल में सिर्फ पानी डाला जावे तो कौन से सॉइल प्रोबायोटिक्स डेवलप होते हैं। अगर उसी में पानी की जगह छाछ डाली जावे तो कौन से सूक्ष्मजीव डेवलप होते हैं। उसी में अगर गोमूत्र डाला जावे तो कौन से सूक्ष्मजीव आते हैं। उसी में अगर वर्मी वॉश डाला जावे तो कौन से सूक्ष्मजीव आते हैं। इन सभी का संशोधन आने वाले समय में सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से, विशेष करके नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के माध्यम से करने वाले हैं। और इस जो भी संशोधन अगले 2 से 3 सालों में होगा वह आने वाले पीढ़ियों के लिए, विशेषतः आने वाली जो नई पीढ़ियां जो खेती में आएगी, उन किसानों के जो बच्चे हैं उन्हें बहुत बड़े पैमाने पे इसका उपयोग हो सकता है। और मेरा ये मानना है कि जैसा मार्केट में आज पेप्टोन है, ईस्ट एक्सट्रैक्ट है, अलग अलग तरह के माल्ट एक्सट्रैक्ट है, इनका भी प्रोडक्शन किसान भाई अपने खुद के प्रयोगशाला में आने वाले समय में कर सकेंगे। और ये सारी जो चीजें हैं, इन सारी चीजों का अच्छी तरह से एक सॉल्यूशन बना के, जैसा मान लो यहाँ पे यही ज्वार का आटा, गेहूं का आटा, चावल का आटा, यह पानी में या छाछ में डालने के बाद में इस तरह का प्रोबायोटिक्स फॉर सॉइल, मिट्टी के लिए, मिट्टी में उपलब्ध जीवों के लिए एक भोजन इस बोतल में डेवलप होता है। और मेरा ये मानना है कि हम जितने भी अलग अलग तरह के अनाज एवं दालें हमें अपने अपने एरिया में उपलब्ध होती है, उसका प्रयोग करके, जैसा आज हमारी जो नई पीढ़ी है कोका कोला, फेंटा या अलग अलग तरह के थम्स अप, अलग अलग तरह के कोल्ड ड्रिंक पीने में जैसा अच्छा लगता है उन्हें, तो मेरा ये मानना है कि यही जो प्रोबायोटिक्स है, जो दाल आटे से हम लोग आसानी से बना सकते हैं, और विशेष करके इस तरह का प्रोबायोटिक्स बनाने के लिए किसी भी तरह की प्रयोगशाला की भी जरूरत नहीं है। पुरानी बोतलें, पुराने ड्रम, आटा एवं छाछ, ये सारी चीजें हमारे देहात में भी मिल जाती है। और मेरा ये मानना है कि जो आज केमिकल फर्टिलाइजर एवं पेस्टिसाइड की वजह से जो मिट्टी हम लोगों ने 65 साल में खराब की है, उस मिट्टी को जीवित करने के लिए, मैं जीवित यह शब्द इसलिए उपयोग कर रहा हूँ
क्योंकि हम लोगों ने 80% अलग अलग जीवों को खत्म किया है। बहुत बड़े पैमाने पे केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग होने की वजह से 80% बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी खत्म हो चुकी है। आने वाले समय में अगर हम लोग इसी तरह केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करते रहे तो हमें बहुत सी दिक्कतों को सामने जाना पड़ेगा। और अगर किसी चीज का सॉल्यूशन आसानी से उपलब्ध होवे, अपने अपने देहात में उपलब्ध होवे, तो मेरा ये मानना है कि हम सभी ने इस एक्टिविटी में एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाना जरूरी है। और मैं इससे पहले भी एक रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से कर चुका हूं कि जितने भी किसान भाई जो यहाँ इस मंच पर जुड़ते हैं, अलग अलग राज्यों से जुड़ते हैं, तो इन सभी सॉइल प्रोबायोटिक्स का प्रयोग आने वाले 2 साल 3 सालों तक हमें करना है। और नवधान आटा की ही स्लरी, जो छाछ की होवे, गोमूत्र की होवे, वर्मी वॉश की होवे, अलग अलग फसलों में किस तरह के परिणाम दिखाती है, वह ट्रायल्स हमें करना है। और अगर जैसा यहाँ इस मंच पर 9 से 10 राज्यों से जो किसान भाई जुड़ते हैं, उन किसान भाइयों से यही एक दरख्वास्त रहेगी कि आप अपने अपने नाम दर्ज करावे। वाशिम की जो दीपक जी है या मनोहर जी है, इन लोगों के नाम आपने अपने नाम दर्ज किए। और अगर इन लोगों के नंबर ना होवे तो आप दादू है, शरद भैया है, या नर्मदापुरम के जितने भी किसान भाई है उनके पास दर्ज कराइए। तो आने वाले समय में हम लोग जो प्रयोग करेंगे उसमें आपका एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। तो इसी तरह हमें इन सभी चीजों को अपने अपने खेतों में बनाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ किसान भाई की यह बेटी है, वह बेटी अच्छी तरह से यह मिट्टी के लिए, मिट्टी सुधारने के लिए सॉइल के प्रोबायोटिक्स बनाती है और अपने अलग अलग फसलों में उपयोग में लाती है। और इसी तरह गौमूत्र है, वर्मी वॉश है, छाछ है, पानी है, या बायोजाइम के अलग अलग पाउडर्स है, इसके माध्यम से अलग अलग तत्व यह मिट्टी के लिए उपयोग में आते हैं। और जैसा मैंने कहा है कि मिट्टी में, पौधे में और मनुष्य के शरीर में जो अलग अलग जीव, विशेषतः यह जो 3 जीवों के बारे में जब बात की, बैसिलस सबटिलिस, लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोमाइसिस, तो इस तरह के अच्छे जीवाणु जो मिट्टी, पौधा और मनुष्य के लिए अच्छा काम करते हैं, हमें उनकी बायोडाइवर्सिटी हमें बढ़ाना ज़रूरी है। और इस पब्लिकेशन को आप अगर अच्छे से देखोगे तो अलग अलग सूक्ष्म जीवों का अलग अलग महत्व दिखाया गया है। और आने वाले समय में हम इन सभी जीवों के बारे में भी समझने का कोशिश करेंगे। लेकिन बड़े पैमाने पे केमिकल का उपयोग करने के वजह से कैंसर जैसी जो बीमारियां फैलने लगी है, उसके लिए भी दही और छाछ कैसा उपयोग में आ सकता है, उसके रिसर्च पब्लिकेशंस अवेलेबल है। और दही और छाछ में का जो लैक्टोबैसिलस है, वह अलग अलग तरह के
तत्व बनाकर इन बीमारियों पर काम करता है। और विशेष करके जैसा हम लोगों ने देखा है कि कैंसर में कोलान का कैंसर है, लीवर का कैंसर है या ब्रेस्ट का कैंसर है, ये तीनों कैंसर के ऊपर भी दही या छाछ का बड़ा महत्व दिखाया गया है। अब आप या हम लोग सभी सोच सकते हैं कि जो चीज आसानी से उपलब्ध होती है, दही या छाछ, वह अगर इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों को भी काम करता है, और वही चीज मिट्टी को भी सुधार सकता है, पौधे को भी बचा सकता है, और वह आसानी से देहात में भी मिल जाता है, तो मेरा ये मानना है कि हम सभी इस एक्टिविटी में एक एक्टिव पार्टिसिपेशन लेके आगे बढ़े। आज मैं मेरी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी 8:30 बजे से प्रशिक्षण शुरू होने वाला है। आप सभी के जितने भी प्रश्न होंगे अगले 5 या 10 मिनट में हम लोग लेंगे। भले ही आप आपकी चर्चा कंटिन्यू करिए, मुझे 7:50 को बाहर जाना होगा। जी ओम। जी ओम सर, बहुत सुंदर आज की जानकारी आपने दी, और निश्चित रूप से ये जानकारी हम लोगों के लिए उपयोगी होगी, और उसमें हम लोग जो है जुड़ कर के आपके साथ आज लगभग 30 लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और ये 30 लोग आपके साथ जुड़ कर के काम करेंगे और इसको और आगे भी बढ़ाएंगे। तो इस तरह से तुलाराम जी ने अपना हैंड रेस्ट किया है, तो मैं आदरणीय तुलाराम जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, वो अपनी बात कहें। जी ओम। धन्यवाद साहब, सदन को प्रणाम। साहब, पिछले हफ्ता एक डॉक्टर साहब थोड़ी सी जानकारी मैं दूं सदन को। पिछले हफ्ते सरकार ने एक नोटिस जारी किया है, 9,352 दवाइयों के ऊपर प्रतिबंध लगाया है। केवल 146 दवाई केवल बाजार में रह गई है। अब बताइए हमारे भारत में कितनी लूट चल रही है, और हमें केवल एक सैलरी के ऊपर इतना अच्छा रिजल्ट मिला है, जो कि मतलब हमें बाजार की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। पिछले हफ्ते बड़ा अच्छा समाचार आया, सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया। थैंक यू। ये नारायण मीना जी। जी ओम। डॉक्टर साहब, आज बहुत अच्छी जानकारी आपसे प्राप्त हुई हमें, और आपकी सैलरी का हम उपयोग भी कर रहे हैं। और आने वाली हमारी चने की फसल में जो यहाँ दीमक की ज्यादा होती है, दीमक द्वारा उपटा लग जाता है, उसके लिए यही सैलरी काम करेगी या और कुछ डालें उसमें? जैसा ये स्लरी बनाते समय चावल जो 1 किलो हम लोग यूज करते हैं, उसकी जगह 2 किलो यूज कर लीजिए। जी जी। और जैसा छाछ की स्लरी के साथ में वर्मी वॉश का जो स्लरी है, उसका भी उपयोग करना चाहिए। जी, धन्यवाद। अगला यह है कि रबी की सीजन में यहाँ पर गेहूं बड़े मात्रा में लगता है, और उसमें नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए बहुत ज्यादा यूरिया दिया जाता है। तो उसके विकल्प के रूप में आपके क्या सुझाव है? जी हो। जी मेरे हेलो। हाँ हेलो। दादू, हेलो। हाँ जी। हाँ, आवाज है। तो सर, मेरा दादू, प्रश्न मैं गेहूं के सवाल नहीं संबंध में। समझ पाया था। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर पूरा गेहूं बोया जाएगा, और गेहूं में सबसे ज्यादा यूरिया डाला जाता है, और उसके लिए हमें कौन सी स्लैरी का उपयोग करना चाहिए? जैसे आपने चने में बताया कि 2 किलो चावल का उपयोग कर लें, तो गेहूं में ऐसा क्या किया जाना चाहिए? जी हो। नॉर्मली दादू, जैसा दीपक जी ने 2017 से गेहूं की फसल में 1 ग्राम भी यूरिया का उपयोग किया नहीं है। और जी
वे नवधान आटा की स्लरी एवं ट्राइकोडर्मा की स्लरी बड़े पैमाने पे उपयोग में लाते हैं। और मेरा ये मानना है कि ये जो 4-5 तरह की जो स्लरियाँ बताई गई है, उन सभी को मिक्स करके अगर यूज़ किया जाए तो किसी भी फसल के लिए, यानी सिर्फ गेहूँ ही नहीं, चना होवे, गेहूँ होवे, धान होवे या आने वाली जो मूंग की फसलें हैं उसके लिए भी यह बहुत अच्छा काम। जी सर, जी सर, बहुत अच्छा सर। और सदन में किसी का प्रश्न हो तो वो हैंड रेस करें, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करूंगा। जी हो। आदरणीय भगत सिंह जी। जय श्री राम सभी को सर। जैसे कि सर ने बताया था अभी कि बहुत सारी दवाइयाँ बैंड हो गई, लेकिन बैंड तो सरकारें कर देती है, लेकिन मैंने बहुत बार देखा है दुकानों पे हम वो कंपनियां जो उनके नाम चेंज कर देती है, उसमें सरकार भी कंफ्यूज, किसान भी कंफ्यूज। जय श्री राम। एक सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, नहीं, वो फोन आ गया था, इसके लिए मैं मोबाइल से ही ऑपरेट किया। जी। ये सारी चीजें हम लोग, ये जो 4 प्रकार की जो स्लरियाँ है वह रेगुलर हम लोग बनाते रहे, और उन स्लरियों को, और मेरा ये मानना है कि देखिए जितने भी किसान भाई यहाँ जुड़ते हैं वे इन सभी स्लरियों को बनाए और अपनी जो भी फसल होवे उस फसल में उसका छिड़काव, एवं अगर मिट्टी में से भी दे सकते हो, या जैसा शरद भैया ने जो गोबर के लड्डू जो बना के खेतों में उपयोग किए, उस तरह भी आप लोग यूज कर सकते हो। जी। सीएम राय। जी ओम। आदरणीय। जी जी। सर, ओम। सदन को प्रणाम, डॉक्टर साहब को प्रणाम। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पिछली बार थोड़ा कंफ्यूजन था, आपसे पूछा बेटा स्लरी के बारे में, तो मैं 1 एकड़ में एक बैलेंस, न बहुत ज्यादा न बहुत कम, बैलेंस कितनी मात्रा हम डालें? मेरे पास 200 के ड्रम हैं, मैंने 200 के 2 ड्रम डाले हैं, मुझे गोमूत्र स्लरी और ये वाली छाछ की स्लरी। तो यही हम जानना चाहते हैं कितना एक एकड़ में छाछ की स्लरी 40 लीटर जावे 1 महीना में। और अगर आप ये चारों स्लरियां बनाते हैं, गोमूत्र, छाछ, वर्मी वॉश की या ट्राइकोडर्मा की, तो सब मिला के 10-10 लीटर, ऐसे 4 मिला के 40 लीटर। और अगर आप नई तरह से ये सब चीजें कर रहे हो तो 40 लीटर की जगह 60 लीटर भी 1 एकड़ में 1 महीना में जावे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम 40 लीटर ये जाना ही चाहिए। 60 लीटर या इवन आप 100 लीटर भी दोगे तो दिक्कत नहीं आती है, अच्छा ही होता है। जी जी। सर इसमें हमारे आज गौर साहब जुड़े नहीं हैं। गौर साहब ने 3 बार स्लेब, क्योंकि वो उनका ऐसा मानना, उनने प्रयोग किया 3 बार स्लेरी दे करके सर अपनी फसल को बहुत अच्छी बना ली है, और वो अगले बार जोड़ेंगे। तो जो बार बार सीएम राय जी का जो प्रश्न आ रहा वो इसीलिए कि गौर साहब ने ही कहा था कि जितनी ज्यादा स्लेरी हम देंगे उतना फायदा हमें होता है। जी हो। तो अगले बार जब वो जोड़ेंगे तो उनसे जो है उस पर चर्चा की जाएगी। आदरणीय डीडी शर्मा जी, आप आए और अपना प्रश्न करें। जी हो। डॉक्टर संतोष चौहान जी ने जो ये सैलरीज की बात कही है, और वो उसमें कहे कि वो सारा एप्पल के ऊपर किस तरह का ये एक्सपेरिमेंट हो सकता है, ये बताएं सर। सर जैसा एप्पल में आपका ड्रिप इरिगेशन तो होगा ही। जी।
तो ड्रिप इरिगेशन अगर है तो इसे हर सप्ताह में अगर यह स्लरी 10 लीटर स्लरी और अलग अलग तरह की स्लरी, मान लो आज मान लो 1 तारीख है तो हम छाछ की स्लरी देवे, 8 तारीख को हम गोमूत्र की स्लरी देवे, 15 तारीख को हम लोग ट्राइकोडर्मा की देवे, और उसके बाद के सप्ताह में हम लोग वर्मी वॉश की देवे। और यह स्लरी अगर रेगुलर अगर पूरे साल भर चले, जैसा आप वहां पे अगर जैसा पानी का ब्रेक अगर दिया जाए, बस उतना समय के लिए वो स्लरी बंद कीजिए, और रेगुलर अगर ये स्लरी अगर एप्पल में दी जावे तो एप्पल में जो एप्पल अपीड या एप्पल के जो भी अलग अलग प्रॉब्लम्स है, विशेषता सकिंग पेस्ट के जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम्स इन स्लरियों से धीरे धीरे 1 साल 2 साल में आपको कम होते हुए दिखेंगे। एक्चुअली डॉक्टर साहब, ये जो आपका हमारा डॉर्मेंट सीजन होता है शुरू, अब हार्वेस्टिंग हो गई है, उसके बाद तो जो हाई डेंसिटी है उसी में ड्रिप इरिगेशन है यहाँ। जो आपके विगरस प्लांट्स है जैसे रॉयल डिलीशियस, गोल्डन डिलीशियस, आपने सुना होगा, सीडलिंग पे जो लगता है उस पे, और मेरे ख्याल से मैं ये सोच रहा हूँ कि जो हाई डेंसिटी वाले अगर उनको ही हम प्रमोट करें, उन लोगों को कहें, तो ये सैलरी अगर आप हम लोग इसमें बड़े पौधों में देना चाहें तो वो भी मेरे ख्याल से डॉर्मेंसी में तो कोई काम नहीं करेगा। नहीं, डॉर्मेंसी में तो नहीं करेगा, लेकिन सर मेरा ये मानना है कि हाई डेंसिटी क्रॉप सिस्टम्स कितना काम करेगा ये आने वाला समय ही दिखाएगा, क्योंकि हाई डेंसिटी में जो विशेष जो चीजें होती है, जैसा फोटोसिंथेसिस है, यानी सनलाइट है, एरेशन है, इसकी दिक्कतें होने की वजह से मैंने बहुत सी ऐसी फसलें देखी है जहाँ हाई डेंसिटी का है, वह पौधे तो खराब होती है लेकिन बाद में मिट्टी भी खराब होना शुरू हो जाती है। तो हाई डेंसिटी की ओर जावे या नहीं जावे, यह थोड़ा आसपास के किसानों के अनुभव लेके ही आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। लेकिन आप हाई डेंसिटी करो या कोई भी प्लांट सिस्टम हो, हमें इस स्लरियों का मिलता ही है, बेनिफिट हो जाएगा ना सर इसमें, अगर वो हम इनको ट्रायल जो ओनली दोज ऑर्चर्ड्स जो नेचुरल फार्मिंग अडॉप्ट कर रहे हैं और दूसरा केमिकल मेथड से भी कर रहे हैं अपनी मैनेजमेंट। यस दोनों में बोथ केसेस में कर सकते हैं सर? क्या कर सकते हैं ओके। आपने वेजिटेबल की बात करें, वेजिटेबल में इस बार लोगों ने काफी अडॉप्ट किया है ये माइक्रो इरिगेशन, पर्टिकुलरली आपका कैप्सिकम पे ये आपका सारा हमारा ना यहाँ ड्रिप इरिगेशन अडॉप्ट किया है, तो दे गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स बाय विद along with using the plastic mulch। ओके, नहीं एक्चुअली सर ड्रिप इरिगेशन और प्लास्टिक मल्चिंग अगर है तो उसके इम्पैक्ट तो अच्छे ही मिलते हैं, क्योंकि जो वीड का प्रॉब्लम है वो वीड का प्रॉब्लम भी कम होता है, और विशेष करके अगर प्लास्टिक मल्च में अगर येलो मल्च होवे तो वह हीटिंग भी कम करता है मिट्टी का। लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज भी है कि वो प्लास्टिक फिर वहीं पे मिट्टी में रह जाता है और आने वाले समय में वो भी दिक्कतें करता है। सॉरी, थोड़ी सिग्नल सिग्नल की प्रॉब्लम है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मेरी बात पूरी नहीं हुई क्योंकि सिग्नल ब्रेक हो रहा है बीच में। आई विल कॉल टू डॉक्टर संतोष। मैं आपको कब कॉल करूं? पीछे भी मैंने कहा था आपको। मैं भी कॉल किया था सर, लेकिन आई थिंक समहाउ हम लोगों का कनेक्ट नहीं हुआ। मैं किया था आपको कॉल, आपके मैसेज के बाद में मैं कॉल किया था, बट समहाउ कनेक्ट नहीं हुए। लेकिन सर हम लोग परसों बात करते हैं शाम में, क्योंकि आज तो रात्रि भी प्रशिक्षण है और कल मैं सफर में रहूंगा सर। ओके। वो पूना की बात कही थी आपने, पूना के लिए जो ट्रेनिंग शेड्यूल है, तो हिमाचल से भी 2-3 लोगों को चाह रहे थे। एक्चुअली सर पूना की ना जो प्रशिक्षण है अभी दीपावली के बाद का प्लानिंग हो रहा है,
क्योंकि हाँ जी, हाँ जी। अभी दीपावली की वजह से बहुत से लोग नहीं आ पाएंगे, और जब भी होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा सर। हाँ, फर्स्ट बैच में ही आफ्टर दिवाली ही मैं आ पाऊंगा उधर, और हिमाचल से भी कोई और 2-3 किसान आएंगे तो मुझे प्लीज हमारी बुक कर दें यहाँ से। सर इतना मैं ये कहता हूँ कि मैं सर कितने लोग, क्योंकि क्या है कि यह सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट जाने वाला है, और जी उनका सर। ये कहना है कि वो सिर्फ 10 लोगों को हर महीना में ट्रेनिंग देने वाले हैं। तो किसका नंबर लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन मैं मेरे तरफ से प्रयास करूंगा कि एटलीस्ट मैं आपका करवा दूं सर। लेकिन पहला वो बैच मेरा में करवा होगा या देना, दूसरा, हाँ लेकिन पहला में होगा या दूसरा में होगा वो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 100% मैं ट्राई कर लूंगा सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, ओके। जी दादू मैं लेफ्ट हुआ तो चलेगा, क्योंकि प्रशिक्षण का ये होगा। नारायण मीना का हैंड रेज सर, बस उनका एक प्रश्न ले लें और आप हो सकते हैं जी। वो मीना जी बोले, नहीं तो आपका जी, प्रश्न हो मेरा चुका है। मेरा मेरा प्रश्न नहीं, मेरी जानकारी थी डॉक्टर साहब के लिए कि मैंने इस बार जो आपके द्वारा बताई हुई छाछ की, सोडोमोनास की और गौमूत्र की सैलरी मैंने धान लगाई थी 5 एकड़ में, और सिल्की थी 217। तो उसमें मैंने 1 बोरी यूरिया उपयोग किया है, और डीएपी उसमें बिल्कुल उपयोग नहीं किया। मैंने मैग्नीशियम सल्फेट की 1 बोरी उसमें डाली थी, और आपकी 60 डाली थी। ये डालने के बाद मेरी धान की फसल इतनी अच्छी हुई है कि मैंने अभी तक उसमें कोई कीटनाशक का उपयोग नहीं किया सर। इसी का स्प्रे किया एक बार सैलरी का, और ये सैलरी डाल दी है। तो आज भी मेरी फसल बहुत अच्छी है, और 3 एकड़ में मेरी प्राकृतिक धान है, और उसमें 2 एकड़ में मेरी रासायनिक धान थी। मेरी पूरी फसल अच्छी सर। ये सैलरी का इसमें प्रभाव रहा आपकी सैलरी का। जी धन्यवाद, यही जानकारी देना चाहता था सर को मैं। बहुत बढ़िया। और नर्मदापुरम में निश्चित रूप से चौहान सर आप लेफ्ट हो सकते हैं, और जो सज्जन यहाँ पर जुड़े हैं, हम आपको बताएं कि हमारे नर्मदापुरम में इस बार बहुत ज़्यादा सैलरी का उपयोग किया गया है और उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। आदरणीय नारायण मीना जी ने, आज गौर साहब जुड़े नहीं हैं, आदरणीय गौर साहब ने तो अपनी पूरी 20 एकड़ में इसका उपयोग किया है। आदरणीय हमारे तुलाराम जी ने और आदरणीय शरद वर्मा जी ने इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया है, और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में अभी हम 5-10 किसान ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, परंतु हमारे सीएम राय साहब ने भी इसका उपयोग किया है। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से इनको देख करके, इनकी फसल को देख करके और किसान भी इसमें जो है आगे आएंगे और उस चीज को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और निश्चित रूप से छिंदवाड़ा से भी बहुत सारे किसान जो है हमारे साथ प्रशिक्षण में गए थे, वे लोग भी आज नहीं तो कल इस तरफ बढ़ेंगे। तो उनके भी हमारे पास जो भी रिजल्ट आएंगे, जो भी जानकारी आएगी, वो सब जानकारी इस ग्रुप में दी जाएगी। जैसे हमारा अभी 2-3 दिन से मतलब पिछले सप्ताह से ये चल रहा है कि हम लोग अलग अलग ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो जिस ग्रुप में भी आप जुड़ते हैं उस ग्रुप में इन बातों की चर्चा करेंगे, तो वहाँ से लोग यहाँ भी आकर के जुड़ेंगे, और आकर के जुड़ कर के निश्चित रूप से वो भी फायदा उठाएंगे। तो ऐसा प्रयास यदि किया जाए तो हमारे इसमें जो है संख्या भी बढ़ेगी और लोगों को जानकारी भी ज़्यादा होगी। इस भावना से मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि वे अपने अपने ग्रुप में इस बात को अवश्य कहें। कल मैं एक नए ग्रुप में जुड़ा था, उस ग्रुप में भी मैंने ये जानकारी दी है। उसके पहले एक दूसरे ग्रुप में जुड़ा था, उसमें जानकारी दी है। तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। उदाहरण स्वरूप हमारे रूपा पाटिल जी जो है वो दूसरे ग्रुप से जुड़ी थी, परंतु अब वो यहाँ पर आकर के जुड़ रही है। इसी तरह से यदि हम प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से संख्या बढ़ेगी, लोगों का फायदा होगा। ग्रुप बहुत चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ग्रुप नहीं है। कल एक सदस्य जुड़े थे, वो कहते हैं हमारे ग्रुप में 90,000 लोग हैं, और तो ये 9,000 लोग हैं, 90,000 लोग हैं। ये इस तरह से जो जिन लोगों के ग्रुप है वो यदि ये इस बात को कहते हैं, केवल 1 मिनट का भी समय भी नहीं लगता अपनी बात कहने को, तो बहुत फायदा होगा।
और जो चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं, नर्मदापुरम में भी 2 प्रयोग अब एक साथ चलेंगे, एक गौ माता पर और एक सलेरी पर। तो निश्चित रूप से उसके जो भी रिजल्ट आएंगे आप सब लोगों को मिलेंगे। मैं आदरणीय पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करता हूं कि आज की बात पर उनके क्या विचार है। आदरणीय पवन कुमार जी, जी ओम। और आदरणीय अजीत सिंह जी भी से भी निवेदन है कि वो भी अपने विचार यहाँ पर उनके बाद रखेंगे। जी ओम। आदरणीय पवन कुमार जी। जी धन्यवाद मेहरा जी, बहुत सुंदर आज की चर्चा हमारी रही है। और जो नई चीजें डॉक्टर चौहान ने बताई है, विशेषकर कि उनकी जो आने वाले समय पर अलग अलग तरीके से वो शोध नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के माध्यम से करने वाले हैं, तो निश्चित रूप से इस विज्ञान के ऊपर, सूक्ष्म जीव विज्ञान के ऊपर जो अभी तक के जो रहस्य है, वो शायद उसकी परतें हटने में एक महत्वपूर्ण कार्य आगे हो। इस प्रकार से ये जो कार्य हो रहा है, और अब जो विस्तारीकरण का कार्य हो रहा है कि हम जो अच्छी चीजें हैं उसका विस्तारीकरण करें, उसके ऊपर चर्चा करें, ये भी एक बहुत बढ़िया है। कल जिस ग्रुप से मेहरा जी जुड़े थे, मैं भी कुछ समय तक जुड़ा बीजों के संरक्षण के ऊपर, तो बहुत अच्छी बातें, अनुभवों का आदान प्रदान हो रहा है। और बीजों के संदर्भ में भी जो हमारी बातचीतें हुई हैं, जो चर्चाएं हुई हैं कल, उसके और पूर्व में भी जो कार्य हुए हैं, उसमें भी हम बीजों के बारे में अपना अभी तक का वर्तमान तक के जो हमने डॉक्यूमेंटेशन किया है और उसके हमारे पास जो हमारे लाभ हुए हैं, उन विषयों को भी हम और जगह और ग्रुप्स में भी बता सकते हैं, समझा सकते हैं, और जो अच्छे लोग हैं उनको भी हम बुला करके इस बीज के कार्य को और एक माइक्रोब्स के कार्य को, जो है तो बहुत छोटे लेकिन है उनका विस्तार बहुत बड़ा है, तो ऐसी अच्छी चीज़ों को, हम 2 चीज़ों को अगर पकड़ के चलते हैं तो निश्चित रूप से हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो पाएगा और हम आगे की तरफ बढ़ पाएँगे। मुझे इतना ही कहना है। मैं आज की अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जी ओम। बहुत सुंदर सर। निश्चित रूप से जो मैंने कहा, और हम अलग ग्रुप में जुड़ते हैं और उनको अपनी बात कहते हैं तो उसका फायदा भी होता है। मैं आदरणीय अजीत सिन्हा जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो भी अपने विचार व्यक्त करें। सदन को नमस्कार। मेरा एक छोटा सा सवाल भी नहीं है, मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूं चौहान सर से कि आप चौहान सर चौहान सर लेफ्ट हो गए हैं। अच्छा, चौहान सर लेफ्ट हो गए, तो मैं कहना चाह रहा था मेरा सर कि जो स्लरी के ऊपर जो लैक्टोबैसिलस के साथ किसको ऐड करना है, मेटरेजियम के साथ किसको ऐड करना है, क्या नवधान्य लेना है, उसका एक चार्ट मिल जाए तो हम लोग सिस्टमेटिक उस पर काम कर पाएंगे। यदि वो शरद जी दे दें या फिर आपके पास कुछ है, तो इसको लेके काफी किसानों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ और मैं इस मिशन को आगे बढ़ा सकता हूँ। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही और कल भी बीज के ऊपर जो चर्चा हुई थी वो काफी उपयोगी था, और हम देख रहे हैं कि हमारे सानिध्य हमारे चारों तरफ में ही बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही है, लेकिन छोटे छोटे ग्रुपों में बटे हैं। तो उन लोगों का आपका कहना सही है कि सबको मैसेज देना है कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए और ये डेवलपमेंट को एक 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 बृहत रूप पे ला करके खड़ा करें, जिसको एक लक्ष्य निर्धारित करके, जैसा डॉक्टर साहब कर रहे हैं, लक्ष्य निर्धारित करके कि हाँ हमको इस सीजन में इतना पहुंचना है, इस टारगेट को अचीव करना है, तो हम लोग और तेजी से कृषि में विकास कहिए या फिर अनुसंधान कहिए या एक जन चेतना कहिए, उसका जागरण कर पाएंगे। धन्यवाद। जी ओम सर, जैसे कि आपने सलेरी के संबंध में जो जानकारी दी, आज ही डॉक्टर संतोष सिंह जी ने जो हमें बताया है कि जैसे मान लो चना में उपटा रोग लग रहा, तो उन्होंने कहा कि एक सलेरी का जो माप है सर वो इस तरह है: 1 किलो गेहूं, 1 किलो चावल, 1 किलो ज्वार, 1 किलो बाजरा, ये चार अन्न हो गए 4 किलो, और 5 तरह की दाल। वो 6 तरह के भी हो सकती, 7 तरह की भी हो सकती, दालों का कोई नहीं है, पर उनकी जो मात्रा है वो 1 किलो होना चाहिए। 10 तरह की दाल है तो 100-100 ग्राम लेकर के हम अपना काम कर सकते। कुल मात्रा 5 किलो है,
और 5 किलो ये, और अभी गुड़ की मात्रा तो उन्होंने कम की है, पर हम लोगों ने 5 किलो दाल 5 किलो गुड़ मिला करके, और छाछ है तो 5 लीटर, ट्राइकोडर्मा है तो 2 लीटर, इस तरह से अलग अलग करके हम बना सकते हैं और उसका उपयोग अपन कर सकते हैं। तो इस तरह से मान लो यदि हमें ट्राइकोडर्मा को ज्यादा देना है तो उसके लिए 2 किलो बाजरा कर दें। तो जो अब आगे जो और कौन कौन सी फसल में जैसे वो प्रयोग करेंगे तो उसके रिजल्ट आएंगे। अभी ये सब चीजें जो थी बिना वैज्ञानिक तथ्यों के, हम केवल अनुभव के आधार पर आगे बढ़ रहे थे। अब नेशनल लेबोरेटरी में ये सब जब जानकारी आएगी तो तथ्य सहित ही अपने को जानकारी मिलेगी। इस तरह से ये और पक्का होता जाएगा। मैं आदरणीय सिंगोरिया जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो भी आए और अपनी बात कहें। जियो। सदन को सादर नमन। ये जो सेलरी और जो मठा है ना, इसको सीधा हम 8 से 10 दिन के लिए गोबर के खाद में डाल के उपयोग किया। हमने धान के खेत में डाला उसको, तो उसका कुछ जो जहाँ पे ज्यादा गिर गया था, जहाँ पे हमने प्रैक्टिकल भी किया कि कुछ जगह हमने छोड़ दी थी, तो इसका रिजल्ट अलग देखने को मिला। तो निवेदन की गोबर के खाद में करीब लगभग 8 से 10 दिन रखें सिलरी को और मठा को डाल के, और फिर उसको खेत में डाल के अपना अनुभव एक अलग टाइप से करें तो ज्यादा रिजल्ट देखने को मिला मेरे को। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर। ये सब हम सब लोग वैज्ञानिक लोग हैं, अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो भी आप अपना अलग अलग कर रहे हैं उसको इस सदन को में बताएंगे तो लोगों को फायदा होगा। जैसा कि आपने उस सलेरी और मठा का उपयोग खाद के रूप में करके उसको जीवाणुओं को डेवलप किया, और वे जीवाणु जब खेत में गए तो निश्चित रूप से उनका फायदा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसी तरह से हम लोग आपस में नई नई चीजें करते रहेंगे, और इतने सब लोग मिलकर के निश्चित रूप से जब करेंगे तो उसके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। जी हो सर, आप किसी का प्रश्न हो तो वो हैंड रेज करें, वरना समय हो रहा है। हाँ, सीएम राय जी, आपका कोई प्रश्न है तो आप बोलें। जी ओम, सदन को प्रणाम, आपको सादर प्रणाम। मैं सर पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि जो इसका कोई एक हम लोग बना लें बढ़िया से। जब अभी एक किसी सज्जन ने बोला कि इसका चार्ट मिल जाता जिसमें पूरा लिखा रहता कि ये रहेगा मेटाराइजियम के ये रहेगा, सुडोमोनास के लिए ये रहेगा, तो वो चार्ट से हम लोग को याद होते रहेगा। हम लोग तो इतना कुल जो महासागर है उसको अपने मस्तिष्क में तो नहीं रख सकते। तो यह काम बहुत हमको लगता है कि ये आवश्यक है। तो आप लोगों की जैसी राय, तो आपसे तो चरण स्पर्श करके हम निवेदन करना चाहते हैं कि इस तरह का कार्य हो लिखित रूप में, तो हमको और हमारे सभी किसानों को काफी सर लाभ। इस बार इसके लिए अपन ऐसा करेंगे। अब मैं एक दिन आदरणीय अजित कुमार जी, आदरणीय संतोष चौहान जी और कुछ जो लोग रहे, सबके साथ मिलकर के एक शाम को मीटिंग करेंगे, और उस शाम की मीटिंग में हम लोगों का कोई समय का बंधन नहीं रहेगा, और हर चीज को हम भी लिखेंगे, आप भी लिखेंगे, और उस चीज को लिखते लिखते अपने आप ही ये सब चीजें हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि किसी दिन शाम को इसको करें, और इस पर जो भी रिजल्ट आए हैं अभी तक वो दीपक जी को भी हम शामिल कर लेंगे। तो एक तरह से ये बहुत एक प्रयास रहेगा। पिछले दिनों मैंने आदरणीय अजीत सिन्हा जी को भी शाम को इसी ग्रुप में बुलाए थे, परंतु बीच में हम लोगों के ग्वालियर जाने और अलग अलग व्यस्त रहने के कारण हम उसको नहीं कर पाए। पर अब फिर पुनः आज नहीं तो कल इस पर अपन चर्चा करेंगे कि भाई जो चीज अभी डॉक्टर चौहान ने की है उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कौन कौन सी सिलेरी कैसे बना सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। जियो। जी सर, अगर आप मुझे राइटिंग का काम देंगे तो हम पूरा करेंगे जितना लिखना होगा, लेकिन हमको कुछ वो मिले तो। जियो। हाँ जरूर जरूर सर, जरूर। जियो। जी मेरा जी आपके पास तो संतोष सर की पूरी जानकारी, और आप लिखने में जितने उनके वक्तव्य जो हुए हैं आपने लिखे हैं वो शायद ही ग्रुप में किसी न किसी के पास हो वो। तो ये अजीत सिंह जी ने जो बोला है कि राइटिंग में कुछ मिल जाता,
तो जो सैलरी वाली और जो कितना मात्रा में क्या की डलती है, उनका एक आप निकाल के और एक फोटो कॉपी करवा ले कहीं छोटे उसमें, और वो उसको अपन शेयर कर देंगे ग्रुप में, जो भी जानकारी, तो वो उनकी जानकारी मिल जाएगी उनको। जी वो सर, बहुत अच्छा तो रहेगा। जी जी, निश्चित रूप से ये काम अपन करेंगे और जल्दी ही कर देंगे सर। परंतु मेरा निवेदन यह है कि एक दिन शाम को जरा इस पर ज्यादा अच्छी चर्चा हो जाए। सब लिखा है मेरे पास, मैं तो जिस दिन से ये जब भी ये जो हमारा योगाहार का कम से कम 5-7 रजिस्टर भरे रखे हैं, हर दिन लिखता हूँ, कुछ न कुछ नई चीजें आती जाती है, पर वो सब इतिहास बनते जा रहा है। तो ये सब चीजें हैं, निश्चित उस पर काम करेंगे जी। ओ जी, मैंने देखा आपके पास जितना लिखा मिलेगा उतना शायद ही किसी के पास हो। जी 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 जी, हो। हाँ जी है सर। हाँ, जी। तो मैं अब आदरणीय डॉक्टर दुबे जी को सादर आमंत्रित करता हूं। ये उनका ही प्रयास है जो हम इस तरह आगे बढ़े हैं, और उनसे निवेदन है कि वो आए और आकर के अपनी बात भी कहें और सभा का समापन भी करें। आदरणीय दुबे जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी। धन्यवाद मेहरा जी, बहुत अच्छी चर्चा। और आपने जो प्रयास बोला कि विस्तारीकरण का, कि अलग अलग ग्रुप में बताए, अलग अलग लोगों को बताए, तो वो एक बहुत उपयोगी होगा। और दूसरी, अभी जो चर्चा चल रही थी कि आपके पास जो लिखा जोखा है, तो शाम को बात करके उसका जो भी है उसका एक चार्ट के रूप में आसानी से प्रस्तुतिकरण, ये भी एक बहुत अच्छा प्रयास रहेगा। निश्चित रूप से ये होना चाहिए। पीछे भी मैंने चौहान सर को बोला था, वैसा हम और प्रयत्न करेंगे कि ये तो एक इनफॉर्मल एजुकेशन हो रहा, इसको फॉर्मल ढांचे में कैसा डाला जाए, इसका यदि प्रयास किया कि जैसे कृषि महाविद्यालय है या कृषि के पॉलिटेक्निक्स है, उनके छात्रों को यदि उनके टीचर्स को इंटेंसिव अगर ट्रेनिंग दिया जाता है, और उसके माध्यम से ये काम बहुत तेजी से बढ़ेगा। पिछले समय भी हमारी बात हुई थी, और भी एक दो जो वो लोगों से मेरी बात चल रही है कि इस संदर्भ में हम क्या कर सकते हैं ताकि ये काम बहुत तेजी से बढ़े। तो उस संदर्भ में भी क्या कर सकते हैं वो आगे देखेंगे। तो निश्चित रूप से ये जो काम है बहुत अच्छा काम है, और विस्तारीकरण के साथ में किसानों की भलाई भी इसमें होगी। आज सभी लोग जो आए, जो योग के क्लास में जिन्होंने योगदान दिया, उनके प्रति, डॉक्टर चौहान जी के प्रति, हमारे मार्गदर्शक पवन कुमार जी के प्रति, मेहरा सर और बाकी सभी साथी जो इस ग्रुप में हमेशा जुड़ते हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं और एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं, उन सब के प्रति आभार ज्ञापित करके कल हम लोग फिर से मिलेंगे। इसी कथन के साथ में मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। जी ओम। जी ओम। सदन को नमन। आपका दिन मंगलमय हो, और आज की सभा यहीं पर समाप्त की जा रही है। जी ओम। जी ओम। ये श्री जी एफपीओ कहाँ से हैं जी, ये आप?